Today we'll discuss derivatives held for speculation and embedded derivatives. Okay, let us see. Derivatives होते क्या हैं? आपने options, futures, swap, forwards नाम सुने होंगे. They all are derivative instruments. क्या होता है derivative? Derivative is a contract which has all the following three characteristics. Number one, it requires either no initial investment और वेरी लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट. आप ऑप्शन खरीदते हो, आपको खाली प्रीमियम देना पड़ता है और हार जीत बड़ा होता है. आप फ्यूचर खरीदते हो तो आपको खाली मार्जिन देना पड़ता है. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो या फिर नो. इट इज सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट, नॉर्मल है, एंड इट्स वैल्यू चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द अंडरलाइंग. सो इफ यू बाई अ रिलायंस का कॉल ऑप्शन, रिलायंस का शेयर का दाम ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन का दाम भी ऊपर जाएगा. You must be knowing it by now. So, पहले लेवल पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस का, कॉल ऑप्शन का डिस्कशन. सो इफ वी बाई ए कॉल ऑप्शन तो हम लोग उसका अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे करते हैं. मैं आपको पहला लाइन पे ये बता दूं कि भाई अगर आपने ऑप्शन, कोई भी डेरिवेटिव आइटम अगर आपने स्पेक्यूलेशन के लिए लिया है तो ही ये अकाउंटिंग प्रोसेस रेलेवेंट है जो मैं अभी बोल रहा हूं. एंड इफ इट इज फॉर हेजिंग पर्पसेस विल बी लर्न इट लेटर. इट्स डिफिकल्ट थोड़ा सा. ओके, सो नाउ स्टार्ट. अगर आप एक कॉल ऑप्शन का डिस्कशन करते हो, लेट मी एक्सप्लेन इट विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. फिर वही कॉल ऑप्शन का जैसा अकाउंटिंग है, पुट का भी वैसा ही अकाउंटिंग होना है. कॉल बाइंग सीख लोगे तो कॉल सेलिंग का अकाउंटिंग, पुट बाइंग सीख लोगे तो पुट सेलिंग का अकाउंटिंग. एवरीथिंग विल बी इन द सिमिलर मैनर. लेट अस अंडरस्टैंड. ठीक है, ये स्पेक्यूलेशन है, ठीक है. इसको ना पहला लाइन में आपको बात बोलूं कि कोई भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट अगर स्पेक्यूलेशन के लिए है तो उसको FVTPL की तरह ट्रीट करना है. FVTPL मतलब फेयर वैल्यू पे रीमेजरमेंट करते जाओ. ईयर एंड आएगा, फेयर वैल्यू पे बैलेंस शीट पे रखो, एंड देयर आफ्टर जब सल्टेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, उस वक्त का जो भी फेयर वैल्यू होगा अकॉर्डिंगली ट्रांसफर कर दो P&L में. सो दे विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एंड द डिफरेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट्स इट. This one line is sufficient to explain how this call, call writing, put writing, everything का accounting process is same. FVTPL. But बीच में कैसे कैसे लेजर अकाउंटिंग, क्या लेजर डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, विद दिस एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, लेट अस सी. ए लिमिटेड जो इंडेस कंप्लायंट कंपनी है, उसने कॉल खरीदा, बॉट है, ब्रॉट लिखा हुआ है. HDFC बैंक का कॉल है, 1450 का स्ट्राइक प्राइस है. 7/8/21 को खरीदा, 26/8 को एक्सपायर करेगा बाई पेइंग ए प्रीमियम ऑफ 32 रुपीज. सो यू मस्ट बी नोइंग आज का ट्रांजैक्शन 32 रुपीज का है. हमें 32 रुपीज एक्सचेंज को दे देना पड़ेगा. एक्सचेंज बोल दो, ब्रोकर बोल दो. तो ये जो 32 रुपीज हम पे करेंगे ना, इसका रिकवरी का भी स्कोप है और पैसा डूब भी सकता है. ऑप्शन लैप्स हो जाएगा तो पैसा डूब गया, लॉस में ट्रांसफर कर देंगे. ऑप्शन बढ़ गया तो हम लोगों को प्रॉफिट भी हो सकती है. सो क्या करना है, आपको एक डेरिवेटिव असेट को क्रिएट करना अपनी बुक्स में बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 32 रुपीज. सो दिस इज हाउ योर फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री विल टेक प्लेस. डेरिवेटिव असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 32 रुपीज, एंड देयर आफ्टर एट ईच रिपोर्टिंग डेट इस ऑप्शन के प्रीमियम को ईयर एंड अगर आया और हमने अगर ईयर एंड तक इसको रखा तो हम लोग ऑप्शन प्रीमियम को रीमेजर करेंगे एज पर द ईयर एंड प्रीमियम का रेट. और आप जानते हो ईयर एंड में कॉल प्रीमियम क्या दाम पे बिकता है. आप लोगों के तो डीमैट अकाउंट में तो होता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये सारा चीजें रहती है और आप देखते भी रहते हो ऐप वगैरह में. सो ठीक है, आगे चलते हैं. आगे लिखता है ऑन द एक्सपायरी 26/8, ईयर एंड नहीं आया, बीच में कोई रिपोर्टिंग डेट नहीं आया. अगर क्वार्टरली रिपोर्टिंग होता और बीच में एक ईयर एंड क्वार्टर एंड आया होता 30/9, तो क्वार्टर एंड पे आप क्या करते, उसको रीमेजर करके डेरिवेटिव असेट को या तो गिरा देते या बढ़ा देते डिपेंडिंग ऑन द फेयर वैल्यू, और P&L में उस लॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते. आई विल बी शोइंग दैट इन द नेक्स्ट एग्जांपल. तो आप पहले डेरिवेटिव असेट टू बैंक लिख करके एक असेट बुक्स में ले आए. उसके बाद बोलता द एक्चुअल मार्केट प्राइस was 1504. Option was settled by difference. What will be the journal entry? If the option is settled by delivery also. तो दोनों बताना है मेरे को. तो अगर ऑप्शन डिफरेंस से सेटल हुआ तो जो
स्ट्राइक प्राइस का कॉल था और जितना रुपया एक्सपायरी के वक्त प्राइस था, वो जो डिफरेंस है 54 रुपीज, वो 54 हम लोगों को मिल जाएगा। तो 32 रुपीज हम पेमेंट किए थे, 54 हमको मिलेगा, तो ऑब्वियसली 22 रुपीज का हमको प्रॉफिट होएगा। तो ऑन एक्सपायरी व्हेन वी विल रिसीव 54 रुपीज, आवर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक ऐसा सिचुएशन आया कि वी बॉट समथिंग एट 32, द नेम ऑफ दैट समथिंग इज डेरिवेटिव एसेट, वी सोल्ड इट एट 54 एंड द डिफरेंस ऑफ 22 गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ लेट अस सी कि अगर ये ऑप्शन डिलीवरी पे सेटल होता, मतलब हम लोगों ने कॉल बाई किया था, कॉल बाई किया और एक्सपायरी के वक्त कॉल का दाम ऊपर है, मतलब शेयर मार्केट प्राइस, आई मीन शेयर प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, तो हम अपने कॉल को एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोगों को शेयर खरीदना पड़ेगा और स्ट्राइक प्राइस का पेमेंट करना पड़ेगा। हाउ वी आर गोइंग टू डू? पहले आप डेरिवेटिव एसेट टू बैंक 32 रुपीज लिख दो, फिर जो एक्सपायरी जिस प्राइस पे हुआ और जो स्ट्राइक प्राइस था उसके बीच का जो डिफरेंस है 54 और 32 के बीच का जो डिफरेंस है 22 रुपीज, उसको भी P&L में डाल दो। अब आपकी बैलेंस शीट में डेरिवेटिव एसेट 54 रुपीज की है और आपको शेयर मिलेगा 1504 जिसका फेयर वैल्यू है। सो रिकॉर्ड योर इन्वेस्टमेंट एट 1504, टू डेरिवेटिव एसेट 54 और टू बैंक 1450। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर डायरेक्टली आप 26(8) को एंट्री मार दो ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू P&L। हम लोग बोलते कि नहीं, इंड एस ऐसा हम लोगों को अलाउ नहीं करता, आप कंबाइंड एंट्री इन तीनों का नहीं मार सकते। आपको पहले दिन जब असेट बुक्स में आएगी तब एक एंट्री मारनी है, फेयर वैल्यू पे रीमेजर करना है और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में आएगा तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना है। ओके, सो इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हम देंगे दे विल ऑल बी वेरी वेरी सिमिलर। जब हम लोग कॉल बाई किए तो असेट लिखे, अगर कॉल सेल करेंगे तो डेरिवेटिव लायबिलिटी लिखेंगे, बिकॉज पैसे हमारे घर में आएंगे। ओके, सो यही डिफरेंस है। बाकी जो कॉल बाई, कॉल और पुट का जो डिफरेंस है, नॉर्मल डिफरेंस, उसके हिसाब से अपने को पैसा मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा, दैट यू मस्ट बी नोइंग। सो लेट मी सी दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। A Limited bought a call of HDFC Bank, strike price 1480, expiring on 27/4 by paying a premium of 63 on 16th of February. तो पहला जर्नल एंट्री, इस बार जर्नल एंट्री नहीं, मैंने लेजर ही सीधा बना दिया है, सब में भी लिखा है कि प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। तो 63 रुपीज हम लोगों ने पेमेंट किया होगा, तो डेरिवेटिव एसेट टू बैंक 63। On 31st March 2021, check it, the same call was trading at 52। तो हमने 63 रुपीज में कोई चीज खरीदा जो ईयर एंड में 52 रुपीज में ट्रेड कर रहा है और हमको FVTPL बना करके अकाउंटिंग करनी है, तो 9 रुपीज का लॉस हमें P&L में ईयर एंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड आर असेट विल बी मेजर्ड एट 52 इन द बैलेंस शीट। सो ये क्योंकि असेट का लेजर है, यू चेक इट, बाई बैलेंस कैरेड डाउन 52 एंड 9 रुपीज इज ट्रांसफर्ड। 9 नहीं है, सॉरी, माई कैलकुलेशन का मिस्टेक, 11 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो 11 मैंने P&L में डाल दिया, 52 रुपीज मैंने बैलेंस शीट में शिफ्ट कर दिया। दिस इज हाउ एन FVTPL आइटम इज अकाउंटेड फॉर। फेयर वैल्यू पे मेजर करते जाओ, डिफरेंस को P&L में डालते जाओ। ऑन 19th of April, when the call price was 84, A Limited squared off the position। वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गया। तो अगर आप 84 रुपीज में स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो आपको 84 रुपीज मिल जाएगा। सो बाई बैंक 84, इसका 63 का यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है, 52 का यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, तो 52 84 में स्क्वायर ऑफ हुआ, 32 रुपीज इज ट्रांसफर टू P&L। आप अगर नेट में देखोगे तो आपने 63 में कुछ को खरीदा था कॉल को, 84 में वो कॉल स्क्वायर ऑफ हुआ, तो टोटल प्रॉफिट आपको 21 रुपीज का हुआ। बट जब आप उसका P&L में रिकॉर्डिंग देखोगे तो फर्स्ट ईयर में वी रिकॉर्डेड ए लॉस ऑफ 11 एंड सेकेंड ईयर में वी रिकॉर्डेड ए प्रॉफिट ऑफ 32 and ultimately we got the net profit of 21 because it is an FVTPL item। every year end पे, every quarter end पे
आपको इसको फेयर वैल्यू पे मेजर करके डिफरेंस को P&L में ट्रांसफर करना होगा। सो ऐसे ही बहुत सारे और एग्जांपल्स है, एक एक करके थोड़े से और एक्सप्लेन कर देता हूं। बोर्ड पे देखो, A Limited bought 4 lakh call on its own equity shares at the strike price of 600, maturity 26/9, premium 13 rupees. Very interesting. नया चीज है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। It will be settled by delivery as the price on expiry was 690. It's an equity transaction, past journals. अगर आपको याद हो कि if there is a derivative contract which will be settled by paying a fixed amount of cash and by receiving fixed number of our own equity shares, या by issuing fixed number of our own equity shares and receiving fixed amount of cash, we will call it an equity transaction. हम लोग उसको डेरिवेटिव को फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, हम लोग जो भी कुछ डेबिट क्रेडिट करेंगे वो इक्विटी में डेबिट क्रेडिट करेंगे, बिकॉज इट्स एन इक्विटी ट्रांजैक्शन। सो सी, अगर कोई कंपनी कॉल खरीदती बेचती है अपने ओन इक्विटी शेयर का और फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर का कॉल परचेज या कॉल सेल या पुट परचेज या पुट सेल होता है, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड विद दिस एग्जांपल। आइए देखते हैं। पहले वी बॉट, सो वी मस्ट हैव पेड ए प्रीमियम ऑफ 13 रुपीज फॉर 4 लाख इक्विटी शेयर। 4 लाख इंटू 13 इज इक्वल टू 13 चौके 52, 52 लाख। तो पहला एंट्री देखिए, टू बैंक, बट डेबिट में देखिए नो डेरिवेटिव असेट। एज इट इज एन इक्विटी ट्रांजैक्शन, सीधे इक्विटी को डेबिट कर दिए। अब इक्विटी में ऑब्वियसली ये शेयर कैपिटल नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस से, रिटेन्ड अर्निंग से आप एडजस्ट कर देना, बट इक्विटी डेबिट होगा, डेरिवेटिव असेट नहीं। ओके, बिकॉज इट्स नॉट अ फाइनेंशियल असेट और अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, इट्स एन इक्विटी ट्रांजैक्शन, क्योंकि इट विल बी सेटल्ड बाय इशूइंग या इट विल बी सेटल्ड बाय रिसीविंग। हम लोगों ने कॉल बाई किया है ना, तो हम लोग रिसीव करेंगे। इट विल बी सेटल्ड बाय रिसीविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स बाय पेइंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। आइए एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला एंट्री हमने लिख दिया इक्विटी टू बैंक। अब जब सेटलमेंट होगा तो 600 रुपीज करके, क्योंकि 690 पहुंच गया एक्सपायरी पे, 600 का स्ट्राइक प्राइस था, 690 पहुंच गया, तो कॉल विल बी एक्सरसाइज्ड। व्हेन द कॉल विल बी एक्सरसाइज्ड, वी विल रिसीव या we will purchase the equity shares of our own company by paying 600 rupees for 4 lakh shares. So 2400 lakh rupees we will pay and we'll get our own equity shares. तो सर अगर अपना इक्विटी शेयर हम लोग खरीद लेते हैं तो ये तो बाईबैक के जैसा अकाउंटिंग करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यस। सर कैसे करके दिखाओ, इधर देखो, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले 24 लाख पेमेंट कर दिए, इक्विटी टू बैंक लिख दिए। और सर कैपिटल प्रीमियम या कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह, रिजर्व सरप्लस वगैरह कब करेंगे? नेक्स्ट एंट्री में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी तक क्या है, अपने इक्विटी में, इक्विटी के लेजर में 2452 2452 डेबिट में है। अब हम लोग जब कैंसिल करेंगे और शेयर हमारे घर में आ जाएंगे तो हम इक्विटी कैपिटल डेबिट 4 लाख इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू मान लिया 10 है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट टू इक्विटी। ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ये डिफरेंस है, 2452 का इक्विटी में बैलेंस है, कैंसिल कर दिए, कैपिटल में और रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिए। सो नथिंग वेंट टू P&L, everything is adjusted against equity. So it's a balance sheet का पूरा अकाउंटिंग, P&L से कोई मतलब नहीं है।